हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश का फ्लो कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख रहे हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो स्टेप 1 है वो हमने अभी तक कवर किया है। उसमें क्या देखा था हमने, उसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पिछले और इस साल का क्या दिया रहेगा, सरप्लस दिया रहता है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। तो हम क्या करते हैं, करेंट माइनस प्रीवियस करते हैं। उसके बाद उसी प्रकार से आपको रिजर्व्स भी दिए रहते हैं, पिछले साल का रिजर्व, इस साल का, उसमें भी आप करेंट माइनस प्रीवियस करते हैं। इसे आप ऐड करते जाते हैं। रिजर्व को ऐड करेंगे, डिविडेंड को ऐड करेंगे। डिविडेंड ऐड करने के दौरान हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड रहेगा उसमें इंटरिम डिविडेंड ऐड करना है करेंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड प्रपोज किया गया था जो कि इस साल दिया गया होगा उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी गलती की आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रिजर्व हो गया, डिविडेंड हो गया, फिर हमने देखा था टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने जो इस साल का बनाया है उसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर डी टी, और फिर आखिरी में ई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो लॉस हुआ है उसे ऐड करेंगे और जो क्लेम मिला है उसे माइनस करेंगे। उसी प्रकार से रिफंड ऑफ टैक्स जो है उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा तो उसे भी माइनस करेंगे। तो कुल मिला के आपके प्रॉफिट को इनमें से आर डी टी ई ने जिसने भी आपके प्रॉफिट को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया उसको माइनस करेंगे और जिसने नेगेटिवली इंपैक्ट किया उसे ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपका स्टेप टू है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब आपके पास सबसे पहले क्या आ चुका है, आपके पास आ चुका है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। वो फिगर सबसे पहले हम ऊपर ऊपर लिखेंगे। उसमें अब क्या करना है वो देखने वाली बात है। स्टेप 1 डन। स्टेप 1 के बाद जो आंसर आया ना, है ना, उसी को लिखना है, उसी में ये सारा अब एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में हम केवल आर डी टी ई बस ये चार चीजें लेते हैं। अब स्टेप 2 में हमको क्या लेना है, स्टेप 2 में ध्यान रखिएगा, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कैश फ्लो फाइंड कर रहे हैं। और किस में से फाइंड कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट में से फाइंड कर रहे हैं। तो देखा जाए तो शुरू शुरू में हमने चर्चा की थी कि केवल परचेज और सेल हो और कोई एक्सपेंस ना हो तो आपका नेट प्रॉफिट ही आपका कैश फ्लो होगा, है ना। आपने कैश में गुड्स खरीदे, कैश में बेचे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो ही आपका क्या होगा, कैश फ्लो होगा, है ना। मगर ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं और नॉन कैश एक्सपेंस भी होते हैं। तो ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह हैं, या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम वगैरह जो हैं, उसे भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आप देखेंगे एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो हमें हमारे प्रॉफिट को डेप्रीसिएशन ने इम्पैक्ट किया, इसलिए डेप्रीसिएशन को भी हमें वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डी स्टैंड फॉर डेप्रीसिएशन, डी स्टैंड फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है, इसको ऐड करना है, ध्यान रखना है, उसको ऐड करना है। क्यों, क्योंकि डेप्रीसिएशन ने आपके प्रॉफिट को घटाया है, तो उसको वापस हम जोड़ देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो कि हमने परचेज किया 100 रुपए के गुड्स कैश में और हमने सेल किए 150 में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 50। 100 में खरीदा, 150 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50। ठीक है ना। अब आप देखो कि ये कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 100 रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ और 150 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ। तो अल्टीमेटली आपका 50 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ और प्रॉफिट भी 50 रुपए का हुआ, है ना।
मगर मैं कहता हूँ चलो यहाँ पे 20 रुपए का डेप्रिसिएशन भी कर दिया, तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30, मगर आपका कैश फ्लो कितना है 50। तो यदि आपको ये पैट पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दे दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि भाई इसमें डेप्रिसिएशन भी है जिसने आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को यदि हम ऐड कर देते हैं ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, याद करना कंपैरेटिवली बहुत बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है, क्योंकि हर जगह वहां पे आप एग्जाम हॉल में बैठ के दिमाग नहीं लगाओगे कि डेप्रिसिएशन क्यों करेंगे, नहीं, वो एक बात समझ लिया उसके बाद फिर बार बार हमको केवल उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाइए, चलिए, तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, हमको ऐड करना है, क्लियर है ये बात, ठीक। उसके बाद है ये ए मतलब यहाँ पे है आपका अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन आपके इनटेंजिबल एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम अमोर्टाइजेशन, जिसको राइट ऑफ करते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है ना, इनको जब हम राइट ऑफ करते हैं ना, जिस प्रकार से हम मशीनरीज को राइट ऑफ करते हैं तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उससे भी आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आपके दोनों के दोनों क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं, कोई कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं हो रहा है और हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद आइए, और क्या एक्सपेंस है, अब ये आपका एक एक्सपेंस है जो कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, लोन, वॉटेवर जो बोलना है आपको। तो इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ध्यान करिए कौन सी एक्टिविटी है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी मगर हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है ना, तो इसीलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो भी हैं, जो हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो हमारे प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, उनको हम वापस क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये है लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या नॉन करेंट एसेट, ठीक है। मान लीजिए कि आपने बिल्डिंग बेच दी, लॉस पे बेच दी, तो लॉस ने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसको भी हम वापस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर इतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो बड़ा सिंपल है, आपको केवल ये याद करना है, डेल, ये डेल वर्ड अगर आपने याद कर लिया तो डन है। डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, ए स्टैंड फॉर अमोर्टाइजेशन, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, एल स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करेंट एसेट। इज इट क्लियर, ये करना है ऐड। अब ऐसी भी तो कुछ चीज़ें होंगी जिसने हमारे प्रॉफिट को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया होगा, इन्होंने तो नेगेटिवली इंपैक्ट किया, इनको वापस हम ऐड कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिन्होंने नेगेटिवली पॉजिटिवली इंपैक्ट किया होगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं। तो वहां पे आपको याद करना है एक और वर्ड, दैट इज ड्रिप। यहां पे एक बार फिर से देख लो, डी स्टैंड फॉर, में से पहले बोलिए डेप्रिसिएशन, ए स्टैंड फॉर अमोर्टाइजेशन, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, एल स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करेंट एसेट। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे आ जाइए, ड्रिप, ड्रिप से क्या मतलब है, अब आप खुद सोच के देखिए कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि ऑपरेटिंग नहीं है। तो सबसे पहला तो ये आ जाता है डिविडेंड, ठीक है, ये आ जाता है डिविडेंड। ये आज आज सोच के देखिए क्या होगा, रेंटल इनकम, ठीक है ना, ये आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये हो गया आपका प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करेंट एसेट, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ मैं, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे यार, आपने मान लो कि शेयर्स खरीदे हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। आपने बिल्डिंग अपनी किराए पे दे दी है तो क्या मिला, रेंट मिला, है ना। आपने अगर डिबेंचर्स खरीदे हैं या किसी को लोन दिया हुआ है, आपने कहीं किसी को लोन दे दिया या फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट जो मिल रहा है
है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई बात समझ में। उसी प्रकार से यदि आपने कोई नॉन करेंट एसेट बेचा, उस पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये DRIP, इसको लिखिए, क्या है ये, डिविडेंड, ठीक है, ये रेंटल इनकम, ठीक है, और ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, नॉन करेंट एसेट्स। भाई बात समझ में क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कीजिए, और पूरा स्टार्टिंग से मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें हम क्या लेते थे, उसमें भी आप ध्यान कीजिए कि क्या था, RDTE, R स्टैंड फॉर रिजर्व, D स्टैंड फॉर डिविडेंड, है ना, फिर उसके बाद T स्टैंड फॉर टैक्स, टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, E स्टैंड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे भी आपको ध्यान में आना चाहिए क्या, डेल एंड ड्रिप। डेल में क्या है, D स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, A स्टैंड फॉर अमोर्टाइजेशन, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, L स्टैंड फॉर लॉस, ठीक है। उसी प्रकार से ड्रिप है डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके TS ग्रेवाल के क्वेश्चन है, आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 12 है, आपकी बुक में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन 12 है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, रेडीमेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये तो आपको मिल गया, आगे हम देख लेते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, याद है, सीधी सी बात है, डेल ऐड करते हैं, ड्रिप माइनस करते हैं। उस डेल में क्या था, डेप्रिसिएशन था, बिल्कुल था। तो डेप्रिसिएशन जिसने भी आपके प्रॉफिट को नेगेटिवली इंपैक्ट किया, उसको ऐड करना है, सीधी सी बात इतनी है, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, तो इसने भी आपके प्रॉफिट को क्या किया है, इम्पैक्ट किया है। और अगर याद कर लो आप, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। ये अमोर्टाइजेशन है, गुडविल अमोर्टाइज्ड, इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, इसको भी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमने जो पढ़ा है उसमें कहीं भी प्रीमियम फिलहाल नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हमारे लिए, हमारे प्रॉफिट को पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है, उसको क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है, इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो इसको टोटल करके देखते हैं। अभी प्रेजेंटेशन पार्ट अपन बाद में देख लेंगे कैसा करना है, अभी आप केवल कंसेप्ट पे फोकस करो, जब हम कैश फ्लो बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। तो 447 प्लस 84,000 प्लस 16,800 प्लस 18,600 प्लस 18,000 माइनस 12,000 माइनस 27,600, तो आता है 544 एंड 800, 5,44,800। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप खुद से ज़रूर ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया हो गया ख़त्म, नहीं, एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करो, है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे आप लेक्चर को पॉज कर लेंगे और उसके बाद खुद से ज़रूर ट्राई करें। आंसर आना चाहिए, 544 800 इज द आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ KBC लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ, अभी यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया था, जरूरी नहीं है आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो आपको फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। चलो देखते हैं।
सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। शेयर कैपिटल है, ठीक है, हमारे काम का है क्या? नहीं, फिलहाल कोई काम का नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, मगर यहाँ पे नोट नंबर लिखा हुआ है तो सीधे नोट नंबर पे आ जाइए। नोट नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। चलो हम यहाँ देख लेंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल काम का है क्या? नहीं। ये काम का है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? नहीं, हमारे काम का फिलहाल तो नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या काम का है? बिल्कुल काम का है। तो एक काम करेंगे, हमेशा एक सिस्टमेटिक मैनर में कैश फ्लो को करने के लिए कि कोई गलती ना हो हमसे, ठीक है ना, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, और इन केस यदि कोई चीज़ छूट जाती है तो तुरंत हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप पेंसिल से, आपके पास जो बुक है, बुक में आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप पेंसिल से क्या करेंगे? मार्किंग करते जाएंगे। किस तरह की मार्किंग करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, उसके बाद फिक्स एसेट है, देख लेते हैं इसको, नॉन करेंट एसेट, और नीचे डेप्रिसिएशन है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है, ठीक है, नोट टू अकाउंट से। कोशिश यही किया करो सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स में आओ और उसके बाद वहाँ मार्किंग कर लो। तो ये आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, है ना। तो जो हमारा स्टेप 1 है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, हम उसको बोलेंगे O1। क्या बोलेंगे? O1। तो ये O1 यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया, ये बताने के लिए कि भाई ये कहाँ अपीयर होगा? ये ऑपरेटिंग के स्टेप 1 में अपीयर होगा। जनरल रिजर्व है, ये भी ऑपरेटिंग के स्टेप 1 में अपीयर होगा। उसके बाद आइए प्रोविजन फॉर टैक्स, दिस विल ऑल्सो अपीयर इन O1, ठीक है। और ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन आपका क्या O1 में आता है क्या? नहीं, वहाँ पे क्या आता है? रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये डेप्रिसिएशन किधर आता है? ये डेप्रिसिएशन आता है O2 के स्टार्टिंग में। आपने पढ़ा है ना, एड, डेल, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो दिस विल अपीयर इन O2, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे अपीयर होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ले लेते हैं हम, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो 170 माइनस 1 तो कितना हो जाता है? 70,000। ये मैंने ले लिया 70,000, ठीक है। ये आप वर्किंग कर सकते हैं सिंपली। सबसे पहले हमने लिखा, यहाँ जगह कम है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो आपने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जैसा मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। तो 1,70,000 माइनस 1,00,000 कितना आ गया? 70,000। उसके बाद आइए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भी क्या करना है? करंट माइनस प्रीवियस, तो कितना हो गया? 1,00,000। तो ये लीजिए 1,00,000, इसको मैंने क्या करना है? रिजर्व को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद O1 में और कुछ है क्या? बिल्कुल है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? बताइए, करंट ईयर का लेंगे कि प्रीवियस ईयर का? करंट ईयर का। कितना है? 1,00,000, ठीक है। तो ये 2,70,000, ये क्या आ गया आपका? ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब क्या करना है? अब आ जाइए सीधे O2 में। O2 में एक ही चीज़ दिख रही है मेरे को, दैट इज 75,000 ऐड करना है। तो ऐड कर देते हैं 75,000 डेप्रिसिएशन, तो दिस विल बिकम हाउ मच? 3,45,000। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसको भी, इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें आगे हमको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग का कैश फ्लो फाइंड करना होगा, इन्वेस्टिंग करना होगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो यहीं पे इसको मैं ख़त्म करता हूँ। आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना जाए। चलो, बाय बाय।